आप सभी बच्चों का नंदीश्वर विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आप आज कक्षा 11वीं की जो छात्र हैं वह फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे क्षेत्र का उद्यनकाल और क्षैतिज परास का व्यंजक। सबसे पहले हमारी चर्चा होगी क्षेत्र का उद्यनकाल किसे कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि क्षेत्र का उद्यनकाल किसे कहते हैं कि अपन ने किसी वस्तु को यहां से फेंका तो वह पृथ्वी के दूसरे बिंदु पर जाकर के गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो उसको पहुंचने में कुछ समय तो लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अब अगर हम डेफिनेशन के रूप में बात करें तो डेफिनेशन सिर्फ ये बात कहती है, आपसे थोड़ा समझने की देर है कि अगर हम पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी वस्तु को फेंकते हैं तो उस वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में और पुनः उसी बिंदु से पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है वह क्या कहलाता है, उसका प्रक्षेप का उद्यनकाल कहलाता है। ठीक है, तो वह यानी कि इसने क्या कहा कि पृथ्वी के किसी बिंदु से किसी वस्तु को फेंकने पर और उसको अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद पुनः उसी बिंदु पर वापस आने में जो समय लगता है वह उसका क्या कहलाता है, प्रक्षेप का उद्यनकाल कहलाता है। जैसे कि अगर मैं ये चौक है, यहाँ पर चौक लिए हूँ और इसको अगर मैं फेंक दूँ ऊपर तो ये क्या कहेगी, पहले तो एकदम ऊपर आगे बढ़ती चली जाएगी और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि इसका वेग शून्य हो जाएगा और ये क्या होगी, नीचे आ जाएगी, धरातल पर जाकर नीचे। इस समय इस जब यह ऊपर पहुंची है उसके बाद नीचे आए कुछ तो समय लगा होगा, तो वह क्या कहलाएगा, आपका उद्यनकाल कहलाएगा। अब हम इसके बारे में करते हैं कि क्षेत्र का उद्यनकाल का हम जल्दी निकालते हैं। माना कोई वस्तु है, उसको क्षैतिज से फेंका जाता है, तो जब वह फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर के वापस लौट के आता है। कहने का मतलब ये कोई वस्तु है वो यहाँ तक गई और फिर पुनः यहाँ पर वापस आ गई, तो आप जानते हैं इस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, आपका विस्थापन कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, y बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब मैंने आपको जब प्रक्षेप के पथ का समीकरण पढ़ाया था तब मैंने क्या किया था कि जो आपका प्रक्षेप का वेग जो थीटा था उसको अपन ने दो घटकों में लिया था। एक तो अपना था क्षैतिज घटक और एक था अपना ऊर्ध्वाधर घटक। तो जो अपनी गति हो रही है वह कैसी हो रही है, ऊर्ध्वाधर में हो रही है, तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे। ठीक है, तो u/t हो रहा है। ठीक है, और अपन ने मान लिया कि उसका जो समय है बस उसको कैपिटल T समय लग गया, तो यानी स्मॉल t बराबर t हो गया और y बराबर 0 और a/t माइनस। जैसे यार मैंने आपको बताया था जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी से ऊपर जाने पर और पृथ्वी से नीचे जाने पर कैसा होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर आपका माइनस t हो जाएगा। इसके बाद क्या जानते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण का अपन यहाँ पर इस प्रयोग करेंगे, s बराबर vt प्लस v/2। आप सोचते होंगे सर आपने गति का द्वितीय समीकरण ही क्यों लिया जाता है, इसका भी कारण है बेटा, क्योंकि इसमें एक तो विस्थापन की राशि है और एक समय है, एक प्रारंभिक वेग है और एक इसमें त्वरण और एक समय। अपन अगर गति के प्रथम समीकरण के बारे में चर्चा करें तो v बराबर u प्लस at आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, आपका विस्थापन होता है, क्योंकि इसमें विस्थापन भी है। और तृतीय की बात करें तो v² बराबर u² प्लस 2as, और इसमें समय नहीं होता, परंतु इसमें हमें अंतिम वेग को छोड़कर के सभी राशियां प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग से गणना करते हैं और अंतिम वेग को शून्य रखा जाता है, तो अंतिम वेग का हमारा महत्व ही घट जाता है, इसलिए हम तो यहाँ पर s बराबर विस्थापन y है, प्रारंभिक वेग अपना u(i) है, समय t है, 1/2 माइनस अपन ने मान रख दिया जी। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1/2 gt² और यहाँ पर u sin थीटा t आ गया और अपना विस्थापन शून्य हो गया। तो अपन ने क्या किया, 1/2 माइनस 1/2 gt² को यहाँ पर लाया तो ये सीधे हो गए। देखिए यहाँ पर t² था, यहाँ पर t था, तो t से t² से t कैंसिल हो गया, यहाँ पर t बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, u sin थीटा। अब क्या होता है कि ये जो आपका t अकेला अपन छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर अपन उद्यनकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, तो दो भाग में तो गुणा में और g गुणा में है तो भाग में, तो t बराबर निकला 2u sin थीटा/g। इन व्यंजकों के जो लास्ट पॉइंट आते हैं बेटा इनको हमेशा ध्यान रखना। क्यों ध्यान रखना, कारण ये होता है जो आपका लास्ट का जो कभी-कभी जोड़ने मिलाने में आ जाता है,
तो ये ध्यान रखना पड़ता है विशेष, जोड़ियां मिलाने में आ जाता है, ओटियों में आ जाता है, तो वहां पर भी विशेष रूप से याद रखना सूत्र को बिल्कुल, ठीक है कंठा से। इसके बाद आता है अपना क्षैतिज परास। सब में पहले ये बात करते हैं कि क्षैतिज परास किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई प्रक्षेप की वस्तु को अपन उड्डयन काल में ऐसे देखते हैं इस प्रकार से, तो वो क्षैतिज दूरी भी तय करता है। क्या करता है? क्षैतिज दूरी, यानी कि ये वाली दूरी भी तय करता है। इसको क्या कहते हैं? रेंज। अब कहते हैं आप टीवियों में समाचार सुनते होंगे कि बेटा इसकी रेंज कितनी है, कितनी दूरी तक जाता है, मतलब वो क्षैतिज दूरी कितनी तय कर देगा, वो उसकी रेंज होती है, ठीक है। तो आर मतलब यहाँ पर रेंज आ जाता है। तो क्षैतिज परास किसे कहते हैं? तो अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्षैतिज परास कहते हैं। इसके बाद क्या आता है कि क्षैतिज परास का सूत्र क्या होगा? क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल। तो अपन ने क्या किया कि क्षैतिज परास बराबर क्या हो जाएगा? क्षैतिज वेग गुणित उड्डयन काल हो जाएगा। तो क्षैतिज परास को अपन ने कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं क्षैतिज वेग। तो आपको क्या जानते हैं, जब अपन ने घटकों में विभाजित किया था तब क्या हो जाता है? ये u cos थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर अपना ये u cos थीटा है, तो यहाँ पर अपन ने क्षैतिज वेग में रख दिया। उड्डयन काल का व्यंजक देखो बेटा, अपन ने यहाँ पर निकाला। क्या निकाला था? उड्डयन। मैंने आपसे कहा था याद रखना इसको। तो अपन सीधा क्या करेंगे? उड्डयन काल का व्यंजक होता है 2u sin थीटा अपन g। तो अपन ने यहाँ पर 2u sin थीटा अपन g रख दिया। तो r बराबर क्या हो गया? u का u में गुणा हुआ तो ये u स्क्वायर, ये 2 sin थीटा है। 2 को अपन ने क्या किया? यहीं पर। अब आप क्या जानते हैं? 2 sin थीटा into cos थीटा का मतलब होता है sin 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ये अपना r बराबर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन जी, ये आपका रेंज का सूत्र यानी कि क्षैतिज परास का सूत्र। अब बात होती है कि वस्तु अपन ने, जैसे कि कोई वस्तु है, कोई एक निश्चित वेग दे है, तो अपन उसको कितने एंगल से फेंकेंगे कि वह अधिकतम दूरी प्राप्त कर ले। जैसे कि अगर 90 डिग्री का एंगल दे दिया तो क्या होगा? वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी मगर अधिकतम दूरी तक नहीं जाएगी। अब हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं कि अधिकतम दूरी के लिए तो अपन क्या करते हैं कि sin 2 थीटा बराबर अपन क्या देखते हैं? अधिकतम क्षैतिज परास। अधिकतम क्षैतिज परास। तो सीधी सी बात है, अधिकतम क्षैतिज परास क्या हो जाती है अपनी? sin 2 थीटा। अब आप जानते हैं अधिकतम जो मान होता है, मैंने आपको बताया था कि जो मान होते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, उनके मान जो होते हैं -1 से +1 के बीच में दोलन करते हैं। तो यहाँ पर sin थीटा के मान कहाँ से कहाँ के बीच में दोलन करते हैं? अगर 90 डिग्री तक के अंतराल में मान है तो 0 से 1 के बीच में दोलन करते हैं। तो यहाँ पर अधिकतम मान कितना है? 1। तो एक मान कितना किसका होता है? sin में। sin में एक मान होता है sin 90 का। तो अपन क्या लिख सकते हैं? sin 90। तो ये sin 2 थीटा। अब आप देखते हैं sin से sin कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ अपना sin से sin कैंसिल हो गया तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90/2, यानी कि थीटा बराबर निकलेगा 45 डिग्री का। यानी कि अगर अपन किसी वस्तु को 45 डिग्री के एंगल से फेंकें तो क्या होता है? वह अधिकतम दूरी तक जाएगा और उस मार्ग को तय कर लेगा अधिकतम दूरी तक। इससे ज्यादा वह दूरी तय नहीं कर पाएगा। कोई समय आप चीजें देखें, अगर आपको कोई पानी निकालना है, ध्यान रखना वो हमेशा, अगर आपको तेज रफ्तार चाहिए, उसकी अधिकतम दूरी चाहिए, तो आप उसकी पेन 45 डिग्री एंगल पर ही छेद करेंगे ताकि वह अधिकतम दूरी तक जाए। ऐसे ही किसी वस्तु को फेंकना है तो 45 डिग्री एंगल पर जाएंगे। और ये यहाँ पर आपका क्षैतिज परास का जो व्यंजक है वो कंप्लीट होता है।